नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, खुश खुरम रखे और महफूज रखे, तमाम बुराइयों से भी महफूज रखे, तमाम मुश्किलात से भी महफूज रखे। नाज़रीन, आज का व्लॉग जो है वो मैं आगाज़ तो किसी और चीज़ से करना चाहता था, लेकिन आपको पता है कि न्यूज़ मैन के लिए ख़बर जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और कोई नई खबर आ जाए तो फिर व्लॉग का आगाज़ मजबूरी हो जाती है कि आपने जो अपना प्लान किया होता है वो सत्यानाश हो जाता है। और दूसरी जो खबर आ जाती है वो चूँकि अगर वो आपके मुल्क के सर्वाइवल के हवाले से हो तो वो ख़ास तौर पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाती है, और आज यही हुआ। आज मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट होता है वो पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, बांग्लादेश का हो, अमेरिका का हो, यूरोप का हो, बरतानिया का हो, इसराइल का हो, फ़लस्तीन का हो, उसको ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करना चाहिए। वो लेकिन भारतीय सहाफ़ी जो है मैंने देखा है, खैर अमेरिकी सहाफ़ी भी हमें बहुत प्रोफेशनलिज्म का दर्स दिया करते थे, लेकिन जब इराक़ पर हमले हुए या अब यूरोपियन सहाफ़ी या इराक़ पर जब अटैक हुआ, 2 बार लीबिया पर अटैक हुआ, तो उन्होंने हमें पता नहीं कौन-कौन सी कहानियाँ सुनाई। अब गज़ा पर हमले हो रहे हैं और ये सहाफ़ी हमें नई कहानियाँ सुनाते हैं। तो ये मैं तो बहुत इनसे बददिल भी हुआ हूँ और मैं इनकी मज़म्मत भी करता हूँ, क्योंकि गज़ा में जो है वो जो जिस तरह का खून बच्चों का बहाया जा रहा है वो बहुत ही काबिल मज़म्मत है। छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, इसराइल ब्रुटैलिटी के साथ जो है वो ये सब कुछ कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है इसराइल, और यही भारत भी कर रहा है कश्मीर में। लेकिन भारतीय सहाफ़ी भी जो है वो हमें बड़ी जमहूरियत सिखाने की कोशिश करते थे एक ज़माने में, लेकिन अब जो है वो खुद क्या कर रहे हैं, ये बड़ा देखने वाली बात है। अभी इस वक्त थोड़ी देर पहले वो एक चैनल इंडिया का चल रहा था, वो कराची में कोई बहुत 2-3 साल पहले एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में किसी एक फैक्ट्री में आग लगी थी। वो मनाजिर दिखाकर वो कह रहे थे कि ये भी भारत पर ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया तो ये कराची में वो आग लग गई थी। फिर अभी 2 रोज़ पहले ये भी जयपुर डायलॉग हुआ, ये 2 रोज़ पहले की बात है। 2 रोज़ा जयपुर डायलॉग था, गुज़िश्ता रोज़ ख़त्म हुआ यानी। उसमें फिर वो आप एक संजीदा मौजू पर डायलॉग कर रहे हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। वहाँ वहाँ भी यही कहा गया कि वो जनाब वो शहबाज शरीफ ने फारिग कर दिया है फलाह को, और शहबाज शरीफ अब खुद घर जा रहे हैं। आसिम मुनीर की जगह जो है वो कोई नया आर्मी चीफ आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जनरल आसिम मुनीर जो है वो अब तो फील्ड मार्शल हो गए, और जनरल कहना अब कुछ ज़रूरी भी मेरे नज़दीक नहीं रहा। फील्ड मार्शल कह देना काफ़ी है। वो उनकी सर्विस का टेन्योर अभी बाकी है। वो कि वो जनरल के तौर पर फील्ड मार्शल हुए तो इसलिए जनरल हम कहते हैं साथ। वो उनका टेन्योर अभी बाकी है, 3.5 साल तकरीबन बाकी है। तो जब वो टेन्योर पूरा होगा तो फिर ठीक होगा। लेकिन आते ज़रा बरखा दत्त की जानिब। बरखा दत्त ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रोग्राम किया, उसमें जो है वो किशोर महबूबानी उनके एक दानिश्वर है, कमेंटेटर हैं, तजियाकार हैं, उनके साथ उन्होंने गुफ्तगू की। तो उनका ये कहना था बरखा दत्त का कि पाकिस्तान को भारत जो है वो चीन की एक ज़ैली रियासत समझता है, यानी ये समझता है कि पाकिस्तान चीन का एक सूबा है, और चीनी मफादात के सियासी तसलसल के तौर पर पाकिस्तान को देख रहे हैं। ये उस खातून का के अल्फाज हैं जो अपने थे भारत की टॉप बड़ी जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान में भी उनको यही इज्जत और एहतराम दिया जाता था कि भारत की टॉप की जर्नलिस्ट हैं। मेरी उनसे बरखा एक दो मुलाकातें हुई हैं, एक आध इस्लामाबाद में हुई है, लेकिन करतारपुर में भी मुलाकात हुई। मैं उनका बड़ा मोतरफ था कि जनाब बड़ी ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं। एक ज़माने में जब मैं 92 में इस्लामाबाद आया था, 1992 में, तो यहाँ सुनील चौधरी कुछ अर्से के बाद आए थे, लेकिन अशोक शर्मा साहब थे। फिर बाद में कुछ और जर्नलिस्ट भी आए, उनमें खातून भी थी, द हिंदू के लिए काम किया करती थी, उनके नाम की एक फंड भारत में सेक्रेटरी खारजा भी बाद में हुई। तो वो ये लोग अपना काम बड़े प्रोफेशनल अंदाज में किया करते थे। अपनी खबर जो लिखते थे वो खबर के तौर पर भेजते थे, बाकी जो डंडी मारना होती थी वो उनका हेड ऑफिस मारता था। वहाँ हमारे एक दोस्त है रज़ाउल हसन लश्कर, आजकल वो ANI के फॉरेन एडिटर भी हैं। पहले भी इस्लामाबाद में थे, वो भी यही करते थे। लेकिन और वो अब भी ये लोग जिनके मैंने नाम लिए, अशोक शर्मा तो अब रिटायर हो गए, और मैंने वो जो खातून हैं जिनका नाम लिया, वो उनकी भी राइटिंग्स अभी देखी हैं।
اور رضاء الحسن لشکر کے کمنٹ بھی دیکھتا ہوں، ٹویٹر پر بھی دیکھتا ہوں اور جگہوں پر بھی دیکھتا ہوں. وہ اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں، وہ بالکل ایک پروفیشنل لائن پر آ کر بات کرتے ہیں. برکھا دت جو ہے وہ سلپ ہو گئی ہے اور سلپ ہو کر بہت نیچے آ گئی ہے. یہ انہوں نے میں نے آپ کو جملے بتائے ان کے، تو یہ اسی بات کی نشاندہی کرتی ہیں. لیکن ان کے پروگرام میں کشور محبوبانی جو تھے، انہوں نے بڑی کمال بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ لالمی کا نتیجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو صرف پاکستان اور چین کے تعلقات کو صرف پاکستان اور بھارت کے تناظر میں دیکھتے ہیں، جبکہ بھارت جو ہے ایک زمانے میں تو یہ خود مودی صاحب فرمایا کرتے تھے پاکستان کیا وہ تو بہت پیچھے رہ گیا، میں تو آگے بڑھ گیا، ہم تو دنیا کی بڑی طاقت بن گئی. یعنی وہ خود کو چین اور امریکہ کے سامنے اسی پائے کی طاقت کے طور پر پلیس کرتے تھے. اور پھر لگ پتہ گیا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، لگ پتہ گیا 6 اور 7 مئی کو اور پھر 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب. تو یہ ان کا جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑی، اس لیے کہ آپ کے جو ہے بڑے بڑے نام جو ہے وہ بڑے دعوے جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ہمیشہ آپ کو ناکامی سے دوچار کرتے ہیں. اور پھر وہ نام بڑے اور درشن چھوٹے والی بات بھی ہو جاتی ہے برکھا دت جیسے لوگوں کے لیے، کہ پچھلے دنوں انہوں نے ایک F-16 مار گرایا تھا ہمارا، وہ خود F-16 نے بھی تردید کر دی اس کی کمپنی نے. اب پھر انہوں نے ایک پائلٹ اپنے قبضے میں لے لیا تھا، آج تک اس پائلٹ کا نام و نشان سامنے نہیں آ سکا، کوئی تصویر سامنے نہیں آ سکی. اور پھر اور بھی بے شمار قسم کی وہ گفتگو فرما رہی ہے، پتہ نہیں کیوں ان جیسے لوگوں کو اتنی اہمیت دیتے ہیں. پاکستان میں بھی دیتے ہیں، یہاں بڑے بڑے جرنلسٹ ان کے بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے. لیکن جو کشور محبوبانی ہیں انہوں نے بہت زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہہ رہی ہیں بالکل حقائق کے برعکس ہے، ایسا نہیں ہے. پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ جو علاقائی تناظر ہے اس میں، اور جو سیاسی اور علاقائی مفادات ہیں، جو عالمی مفادات ہیں، ان کے تابع ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو پھر پاکستان کو IMF کے پاس نہ جانا پڑتا. یہ بڑی بات ہے کہ انڈیا میں بیٹھ کر کوئی آدمی ایسی بات کر رہا ہے، اور وہ بھی برکھا دت جیسی جرنلسٹ کو جو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے پر لگی ہے. لیکن میں ذرا پیچھے لے جانا چاہتا ہوں. پاکستان چھوٹا ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پاکستان خطے کی اہم طاقت ہے. اور آج سے نہیں ہے. پاکستان کے ساتھ بھارت نے ایک جنگ 1948 میں بھی لڑ کے دیکھی، اور اس وقت بھی بھارت بہت طاقتور تھا، اور پاکستان کے وسائل جو پاکستان کا حصہ تھا، جو اثاثوں میں حصہ تھا، وہ بھی نہیں دے رہا تھا. گاندھی جی کو قتل کیا تھا وہ جب مرن بت پر بیٹھے تھے، پاکستان کا حصے کے لیے وہ مرن بت پر بیٹھے تھے، ان کو اس وقت کے RSS کے ایک ایکٹیوسٹ نے قتل کیا تھا. تو اس کے باوجود بھی بھارت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا. پھر 1965 کی جنگ تو ہم سب جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے. 1971 میں سازشیں ہوئیں، لیکن پھر ہم نے ان کو جس جگہ بھی بھارت نے ہمارا سامنا کیا، ہزیمت سے دوچار ہوا. اب یہ تازہ ہزیمت تو ہے، ایسی ہزیمت ہے کہ واہ واہ ساری دنیا جو ہے پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. لیکن اگر ہم پیچھے جائیں تو پاکستان جو ہے وہ اپنا رول ہمیشہ خطے میں پلے کرتا رہا ہے. پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی تھی ایک زمانے میں، اس کو اور بالکل تعلقات نہیں تھے. پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان بات چیت کرانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا. یہ پاکستان کا رول تھا. پھر ذوالفقار علی بھٹو پاک چین دوستی کے معمار بنے، تو انہوں نے انہوں نے بھی رول پلے، اس وقت بھی انہوں نے رول پلے کیا تھا، ایوب خان کی حکومت میں بھی، اور بعض بھی رول پلے کیا. پھر دنیا کے کئی اور، مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو نے تھرڈ ورلڈ بلاک بنایا، عربوں کو تیل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سکھایا، عرب دنیا کو جو ہے نا وہ متحد کرنے میں کردار ادا کیا. اور عرب دنیا کو اس وقت آواز جو ہے بڑی مؤثر آواز ہوا کرتی تھی. بعد میں پھر جو ہے وہ عرب ممالک ایک دوسرے کے خلاف خود ہی لگ گئے. تو کیا کیا جا سکتا تھا؟ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، تو لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے. اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام بھی انہی سے منسوب ہے، جو میزائل پروگرام ہے ان کی بیٹی سے منسوب ہے. لیکن یہ جو ہے پاکستان کا رول وہ ہمیشہ پھر مستحکم رہا. تو یہ بڑی بات ہے. اور برکھا دت کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہی تھی. اب لیکن ناظرین اب ذرا ایک اور خبر کی جانب آنا ہے.
तनाजुर तो पाकिस्तान इंडिया ही है, लेकिन उसमें उसका एक पोलिटिकल तनाजुर ये है कि पीटीआई लूज़र है, मुकम्मल तौर पर लूज़र है। पीटीआई जो है वो गलत वक्त पर गलत सियासी फैसले करती है और फिर उसके बाद भुगतती है और फिर जो है वो चीखें भी मारती है। आपको पता है कि गुज़िश्ता शब जो है वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए इशाइया का एहतमाम किया गया, और ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान में आर्मी फ़ौजी क़यादत की जानिब से सियासी क़यादत के एहतराम में उनके लिए एक इशाइया का एहतमाम किया गया। और वो क्यों किया गया? अब ये बड़ी बुनियादी बात है कि बारका हक जो है अभी जिसमें ऑपरेशन बरयानुल मरसूम हुआ, उसमें जो पाकिस्तानी की सियासी क़यादत का तदब्बुर, दूर अंदेशी और मनसूबाबंदी थी, इसको खराज तहसीन पेश करने के लिए उसमें पूरी फ़ौजी क़यादत मौजूद थी, टॉप ब्रास भी मौजूद थी, आला तरीन क़यादत के साथ फ़ौजी और टॉप ब्रास भी मौजूद थी। सदर मुमलिकत वहाँ थे, वज़ीर आज़म वहाँ थे, डिप्टी वज़ीर आज़म वहाँ थे, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असम्बली वहाँ थे, चारों गवर्नर और 3 सूबाई वज़ीर आला वहाँ थे, एक सूबाई वज़ीर आला नहीं रहे, ये बताते हैं। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP समेत जो है वो जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके लोग वहाँ मौजूद थे। अगर सरबराह नहीं थे तो उनके लोग वहाँ मौजूद थे, नहीं मौजूद थी तो PTI हमारे ज़राए कहते हैं कि नहीं मौजूद थी। और वो क्यों मौजूद नहीं थी वो समझ में आती है कि 2-3 रोज़ पहले जब ये हुआ था उसका अडयाला जेल में मुकदमे की समाअत, तो उस वक्त खान साहब ने अपनी हमशीरा के ज़रिए मीडिया पर यह बयान चलवाया था अलीमा खान के ज़रिए कि जनाब वो फील्ड मार्शल का लक़ब मुबारक हो, लेकिन वो बादशाह सलामत बन जाते तो ज़्यादा अच्छा था। ये इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए थे। वैसे आज PTI कह रही है कि बादशाह तो जेल में है और ग़ुलाम इक़्तिदार में है। तो मैंने किसी उनसे पूछा कि क्या फिर वो जो इमरान खान ने बादशाह सलामत का तज़किरा किया था वो अपने लिए किया था? ये मैंने तो खैर मज़ाक में पूछा, लेकिन ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट बात है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार अस्करी क़यादत को खराज तहसीन पेश करने के लिए, अस्करी क़यादत के तदब्बुर, मनसूबाबंदी और दूर अंदेशी के लिए अस्करी क़यादत ने जो है वो सियासी क़यादत के लिए इस किस्म की तकरीब का एहतमाम किया, और ये बहुत ज़बरदस्त बात है। उसमें पूरी क़यादत मौजूद थी, PTI मौजूद नहीं थी। अब PTI क्यों मौजूद नहीं थी? 2 रोज़ पहले जब ऐवान सदर में तकरीब हुई फील्ड मार्शल इंस्टॉल करने की, उनको जो है फील्ड मार्शल बैटन पेश किया गया सदर और वज़ीर आज़म की जानिब से, तो वहाँ भी जो है वो अली अमीन गंडापुर नहीं आए थे, हालांकि इन्वाइटेड थे। गुज़िश्ता रोज़ भी इन्वाइटेड थे। फिर जो पार्लिमानी क़यादत है इनकी वो भी इन्वाइटेड थी, लेकिन कोई नहीं गया। क्यों नहीं गया? देखिए ना, वो इमरान खान साहब ने उस दिन फरमा दिया था, वो जी मैंने सबको मना कर दिया है, हुकूमत से कोई राब्ता नहीं रखना, कोई बातचीत नहीं करनी, और मैं ही बात करूँगा और मैं मुझसे बात करेगी एस्टेब्लिशमेंट। आज मेरे एक दोस्त हैं अकबर बाजवा, बहुत हामी है PTI के, उनसे बात हो रही थी तो वो भी बड़े करने लगे कि यार ये क्या करते हैं। मैं मतलब वो ये कहते थे कि ये गलत फैसले करते हैं, बिल्कुल उल्लू का पट्टे हैं। हकीकतन PTI एक लूज़र जमात के तौर पर उस अपनी चालें चलती है। इमरान खान किसी बात पर कान नहीं धरते, जो बैरिस्टर गौर जैसे लोग उनको समझाते हैं उस पर वो कान नहीं धरते, और वो ऐसे फैसले करते हैं जो बज़ाहिर तो पॉपुलर होते हैं लेकिन पार्टी के लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए कि जो पार्टी भी इस रियासत की स्टेक होल्डर होती है उसको रियासती अदारों के दरमियान पुल का रोल प्ले करना चाहिए। हमने माजी में देखा, भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, बेनज़ीर भुट्टो जो है वो लीड कर रही थी, लेकिन जब मौका आया रूस के साथ मुआहदे का, अफ़गानिस्तान की वॉर के हवाले से जो जनीवा में हुआ था, जनीवा एकॉर्ड का वक्त आया, बेनज़ीर भुट्टो मोहम्मद खान जुनेजो की बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में पहुंची। मोहम्मद खान जुनेजो ने उनको सबसे बड़ी लीडर का एहतराम दिया और अपने राइट हैंड पर उनकी कुर्सी लगवाई, और बेनज़ीर भुट्टो ने वो रोल प्ले किया। ये रोल होता है। फिर बाद अज़ा भी जब भी बेनज़ीर भुट्टो की ज़रूरत पेश आई, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़रूरत पेश आती थी, तो वो अपनी खिदमत देते थे ताकि जो मुल्क होता है वो बारातर होता है, और यही रवैया जो है ना वो PTI को अख्तियार करना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों इमरान खान मुसलसल लूज़र बनने पर तुले हुए हैं, और PTI के वो जो हॉक एलिमेंट हैं वो भी लूज़र बनने पर तुले हुए हैं। अल्लाह ताला उनके हाल पे रहम करे, उनको अक्ल सलीम अता करे, क्योंकि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो फिर PTI भी होगी, PTI आगे भी जा सकेगी। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो नून लीग, पीपल्स पार्टी, ये सब आगे जा सकेंगी, और इन जमातों को इस बात का अंदाज़ा है।
کہ ان جماعتوں کی ذمہ داری کیا ہے. پی ٹی آئی کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ذمہ داری ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.